वो अमित शाह साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि जेपीसी वेपीसी कुछ नहीं है। यही बात तो मैं कह रहा था, कह दिया ना, जेपीसी की अभी रिपोर्ट नहीं आई, अमित शाह साहब ने कह दिया सीधा कर दूंगा मैं। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा मैं उल्टा लटका दूंगा, क्योंकि बिहार के कैंपेन में तो वो उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे। आपने जो बात कही, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि इस सरकार की, आरएसएस और बीजेपी की सरकार की मंशा ये है, पूरे देश की सारी संपदा लेके अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे दो, ये मंशा है। हमारी मंशा ये है कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने जो चोरी की है वो वापस लेके, जो सही उसके हकदार हैं भारत देश की गरीब जनता, उसमें दे दो। जो ये अडानी अंबानी यूसुफ लुलू और हमारे अपने अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग, सरकारी लोग, सरकारें और दूसरे लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनें हड़पी हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज हड़पी हैं, उनसे वापस लेकर, गैरकानूनी तरीके से जो हड़पी हैं उनसे वापस लेकर, हम जो इसके यतीम गरीब मुसलमान हैं उनके लिए, और जो दूसरे वेलफेयर के काम है, हॉस्पिटल बनाना वो तो सबके काम आएगा, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना वो तो सबके काम आएंगे, वो बनाएं और उसको हम पब्लिक की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। और जो रिलीजियस बॉडीज हैं उनके लिए जो वक्फ की गई है, हम उनकी रख रखाव के लिए, आज जो ये इल्जाम लगते हैं ना कि सड़क पे नमाज पढ़ रहे हो, जब वक्फ की प्रॉपर्टी जो पैसे आएंगे और तो हम कनॉट प्लेस में 1 रुपए की जगह 2 रुपए की जगह में खरीदेंगे कोई जगह और उसमें मस्जिद बनाएंगे, क्या दिक्कत है किसी को? तो ये सब इन्हीं चीजों के लिए है, क्योंकि वक्फ में अगर कोई प्रॉपर्टी देता है तो उसकी मर्जी हमेशा के लिए मानी जानी चाहिए, ये बुनियादी कानून है और ये कॉमन लॉ भी यही है। अगर मैं कोई चीज गिफ्ट करता हूं, चलिए मैं सपोजिंग यही मानता हूं कि क्रिकेट एकेडमी बनेगी, मेरे पैसे से बन रही है ना क्रिकेट एकेडमी, किसी को क्या मतलब है उसमें टांग अड़ाने में? तो वही बात वक्फ का भी कॉन्सेप्ट है, तो वहां क्रिकेट एकेडमी ही बनेगी, कोई वहां पे जुआ खाना नहीं बना पाएगा। सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा कि जेपीसी सिर्फ एक धोखा है, सरकार की तरफ से एक ड्रामेबाजी है, क्योंकि वो खुद रिटर्न में एक अपने सुझाव लेके गए थे और वो सुझाव उनको नहीं लेने दिया गया, ना ही उनको कोई रिसीविंग दी, जिसकी वजह से वो नाराज थे। तो कहते हैं कि जेपीसी सही में एक धोखा है। आपका इस पर क्या जवाब है? देखिए, मैंने तो पहले दिन से यही कहा था, बेईमानी है, जाना ही नहीं चाहिए। तो जो भी ईमानदार, जो भी ईमान वाला इंसान है, आज नहीं तो कल मेरी बात मानेगा। मौलाना कल्बे जवाद थोड़े ज्यादा मजबूत आदमी है, तो उन्होंने जल्दी मान ली मेरी बात कि जेपीसी धोखा है, फ्रॉड है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि ये 44 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, जिसमें सजा, मैंने क्या कहा है कि अभी सजा 2 साल की है, उसको 10 साल से लेके उम्र कैद करना चाहिए। ये अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, या ये होगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं रहेंगे, इसमें अरेस्ट ही नहीं हो सकता, खूब लूटो खूब चोरी करो, और 2 साल से कम करके सजा कम कर दूंगा, फाइन कम कर दूंगा मैं। तो ये है सरकार की मंशा। मैं तो एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर एग्जाम्पल इसलिए हमने सारे, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद जो है सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा पहचान लिया जो जेपीसी में जा रहा है, या तो वो बेवकूफ बनने जा रहा है, या धोखा खाने जा रहा है, या वो जान के धोखे में शामिल है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जेपीसी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने भी तो पब्लिक डोमेन में ये अनाउंस कर दिया, अब जेपीसी देख ले अपने आप, ना देखे तो हम इस सरकार के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करके शेड्यूल ट्राइब और सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ हम मजबूर करेंगे, जैसे एनआरसी हमने आज तक नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हुआ जो सब लोगों ने मिलकर किया, किसानों ने अपने कानून वापस बुलवाए ना, हम कर ले, सरकार कुछ भी करना चाहती है हम वापस कराएंगे। अगर भारत के संविधान में और देश की जनता में ताकत होगी तो ये बेईमान सरकार कुछ भी करती रहे, अमित शाह जी और अमित मोदी जी मिलकर कुछ भी करते रहे, किरण रिजिजू, हम वापस कराएंगे। अब वापस कराने से पहले एक मरहला ये भी है कि हम इन कानूनों को आने ही ना दें, जैसे हमने एनआरसी रुकवा ली। तो लेकिन वो सिर्फ एक तरीके से होगा, कोई भी किसी भी गलत फहमी में है तो वो गलत फहमी में ना रहे, धोखे में ना आए, और धोखा खाए भी नहीं। सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा इस सरकार को मजबूर करके ही ये वफ का कानून रोका जा सकता है, वरना सीधा करने की धमकी, जो हमारे एक बहुत ही हमेशा से धमकी देने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो सॉरी गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली, और अमित शाह जी डायरेक्ट धमकी जो देने वाले हैं, वो उन्होंने धमकी दे ही दी, मैं सीधा कर दूंगा। क्या एनआरसी की तरह कोई आंदोलन करेंगे? उससे भी बड़ा करना पड़ेगा, या उससे भी बड़ी बात है, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये एसजीपीसी एक्ट है, क्रिश्चियंस के जो एंडाउमेंट्स है वो सब खतरे में है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सबसे ज्यादा खतरा होगा इसमें। तो ये कानून कोई एक मुसलमानों के लिए थोड़ी बन रहा है, यही कानून रिपीट होगा फिर सबके लिए। एससी एसटी एक्ट तो बिल्कुल खत्म कर दिया ना, तो ये जो बैकलॉग है रिजर्वेशन का, वो बिल्कुल खा ही गए ना, हजम कर गए। ये बैकलॉग का काम ही करना चाहते हैं।
ये SC/ST सब प्लान जैसे खाई गए, जिसमें क्षमता है सब शेड्यूल कास्ट परिवारों को और सब शेड्यूल ट्राइब परिवारों को करोड़पति बनाने की, वो सब डकार गए ना, हजम कर गए। बैकलॉग की लाखों लाखों नौकरियां हजम कर गए। वो यही यही एक्ट है, वो जो 44 प्रपोजल आ रहे हैं, ये वक्फ की सारी जमीनें हड़पने का प्लान है, वो हम नहीं होने देंगे सभी कमजोर वर्गों के साथ में। इसमें एक सवाल एक अहम है कि जो स्टेक होल्डर है, आरोप ये लग रहा है कि जो स्टेक होल्डर नहीं भी हैं उनको बुलाकर जेपीसी उनसे बात कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले जेपीसी को आता क्या है ये बताएं मुझे। जेपीसी में कौन एक्सपर्ट है, पहले ये बताएं मुझे आप। कोई भी कानून बनता है तो वो जिस भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनता है, उससे तो पहले प्रपोजल लिए जाते हैं। मुसलमानों से लिया प्रपोजल कौन गया? जो किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, मैंने नोट्स बना रखे हैं उनके, मैं तो डिटेल में काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भाषण ही नहीं दे रहा हूँ आज की तरह बैठ के। तो किरण रिजिजू साहब ने क्या कहा कि हमने बुलाया किसे? हमने बुलाया सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, MP MLAs को। अब वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे देश में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराने में सबसे बड़ा हाथ ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो MLAs होते हैं उनका है, क्योंकि वो उसमें मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड में। तो अब चोर को बुला के ये पूछोगे कि चोरी रुकेगी कैसे? तो वो तो खुद ही किसी उन्होंने इफेक्टेड लोगों से पूछा, बेवाओं से पूछा, यतीमों से पूछा, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटियां हैं उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वक्फ बोर्ड आपका पैसा कैसे चुरा रहा है, कैसे दूर करना है? पूछा किसी से? हमसे पूछा? नहीं पूछेंगे ना किसी भी ऐसे आदमी से। वो पूछेंगे सिर्फ आजकल क्या हो रहा है कि इंसाफ और फायदा किसी का होना नहीं चाहिए, सिर्फ होता हुआ लगना चाहिए। मतलब फॉर्मेटिंग की जा रही है कि हमने बुला लिया, सब बैठे तो हैं, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें आ रही हैं। और मौलाना कल्बे जवाद का मैंने वो इंटरव्यू देखा था। देखिए, जो प्रपोजल मेरा है और ये प्रपोजल उन्होंने कहा ना कि वीडियोग्राफी कराओ ना, जो वीडियोग्राफी नहीं कराता वो चोरी करता है। हम भी तो पहले दिन से मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी जेपीसी से बात करने को तैयार हूं, लेकिन जैसे हमने CA/NRC के टाइम में क्या कहा था कि भाई मैंने तब भी मना किया था, मैं किसी सरकार से कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, वो NRC लाना चाहती है, वो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। बात करनी है तो शाहीन बाग में टीवी स्क्रीन लगेगी, उस तरफ अमित शाह साहब होंगे और उनके सारे लोग होंगे, इस तरफ हम होंगे, सबको पता लगे ना बातचीत क्या हो रही है। ये बातचीत तो नहीं हो रही कि मस्जिद नबवी में हमने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है उसे रेगुलराइज कर दो और हमें मजे उठाने दो उसके, ITO की मस्जिद के। ये तो नहीं हो रही कि हमने ये बड़े बड़े जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हड़प रखी हैं उनको छोड़ दो, बाकी तुम्हें जो करना है करो, हमारे से क्या लेना है। ये तो बात नहीं हो रही कहीं। तो मौलाना कल्बे जवाद क्योंकि ईमानदार और सच्चे आदमी, उन्होंने क्या कहा, वीडियोग्राफी करो। जो बात हम कब से कह रहे हैं, CA/NRC के टाइम से। भाई सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट भी एक जगह फंस गई ना, तो वो कह रहे हैं हम वीडियोग्राफी जो है वो नहीं करेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि एक जज साहब पकड़े गए क्या क्या बातें करते हुए। तो अब जो बेईमान होगा वो इस बात को कहेगा कि मुझे बंद कमरे में बात करनी है, जो ईमानदार शरीफ होगा वो कहेगा मैं सबके सामने बात करूंगा। तो यही टेस्ट है, वही मौलाना ने इलाज क्या इन चोरों में, डकैतों का जो लूट, जेल, मैंने बताया तो 10 साल से लेके अब कोई, तो वो तो आपके अपने लोग हैं ना, उनको कैसे तो अपना नहीं होता कोई भी, अपना सही होता है या गलत होता है, ईमानदार होता है या बेईमान होता है, अपना नहीं होता। कर्म अपने या पराये होते हैं, अपना कोई नहीं होता। मैं बता रहा हूं ना, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वक्फ के मेंबर्स की, उन्होंने सबसे ज्यादा चोरी की है। दूसरे लोगों ने हड़पी है तो कैसे? वक्फ के मेंबर्स के साथ मिलके। तो अपना पराया कुछ नहीं है। जो, और वो अपना कैसे हुआ, जो अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह की प्रॉपर्टी पे बेईमानी कर सकता है, चोरी कर सकता है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता, वो चोर हैं सब।